उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया? यस सर। मतलब समझ करके प्रॉपरली नोट भी कर लिया ना? यस सर। ये तो देखो आवाज नहीं, ये जो रेडियल हीट ट्रांसफर वाला जो पार्ट था कंडक्शन में, उसको उस टाइम पे नहीं बता सकता था, वरना कंसेप्ट ही पूरे बिगड़ जाते। तो कचरा पार्ट को बिल्कुल अलग से बता दिया, ठीक है। वो शायद तुमने नोट कर लिया होगा। तो अपना हीट ट्रांसफर का चैप्टर कंप्लीट नहीं, टोटली कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके क्वेश्चंस कर लेना। वेडनेसडे को, वेडनेसडे को जो क्लास होगी उसमें हम हीट ट्रांसफर का जो बचा और डिस्कशन है वो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पार्ट बच गया था उन सबको डिस्कस करेंगे, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी दो छोटी छोटी चीजें बच रही थी, कार्बन रेजिस्टेंस के कलर कोड और क्यूब का रेजिस्टेंस। तो वो मैं वेडनेसडे की क्लास के पहले एक बार रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में भेज दूंगा, क्योंकि वो पार्ट जी एडवांस के सिलेबस में नहीं है। और थोड़ा सा उससे भेजूंगा तो सिस्टमेटिक तुम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये तो ध्यान रखना, हीट ट्रांसफर का चैप्टर तो ऐसे ही बीच में आ गया था, बाकी वैसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के चैप्टर कर रहे थे, है ना, ठीक है ना। हाँ सर। तो हम वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया था और करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगला चैप्टर आता है कैपेसिटर, इसको पढ़ते हैं ना। और मैं बोल रहा हूँ कि ये भी चैप्टर सिंपल है, लेकिन है ना, जो सिंसियर बच्चे हैं उनके लिए सिंपल है, मूर्खों के लिए टफ है ना। जैसे कई मूर्ख क्या करते हैं कि शुरुआती पार्ट को ढंग से नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि ये तो इजी है। शुरुआती पार्ट में अगर कुछ भी मिस कर दिया तो फिर बाद में बार बार प्रॉब्लम आएगी, मूर्खों टाइप से बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। इसलिए इस कैपेसिटर के चैप्टर में शुरुआत से ही थोड़ा ज्यादा अच्छे से, ज्यादा अटेंशन से देखो, ठीक है ना। तो चलो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कैपेसिटर वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है या कैपेसिटर प्रैक्टिकली किस काम में आता है वो देखते हैं। तो देखो, मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही बताया था, तो अच्छे ध्यान रखना कि कैपेसिटर बेसिकली, है ना, ध्यान रखना कि कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस होता है। तो ये ध्यान रखना कि कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी स्टोर करने वाला डिवाइस होता है। जैसे हमने सुना था कि जो बैटरी हो, है, तुम कंपेरेटिवली याद रखना, तो कंपेरेटिवली याद रखना कि जो बैटरी है वो एनर्जी सप्लाई करती है, रेजिस्टर एनर्जी वेस्ट करता है, मतलब एनर्जी लुटाता है लेकिन जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करता है। सुना ना? ठीक है, ध्यान रखना कि, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल शब्दों में बोल सकते हैं कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने वाला डिवाइस होता है। तो ध्यान रखना कि कैपेसिटर बेसिकली चार्ज स्टोर करता है और चार्ज स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो ये ध्यान रखना कि कैपेसिटर बेसिकली चार्ज स्टोर करता है, और चार्ज स्टोर करने के ड्यूरिंग ये काफी सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर करता है ना। तो चिंता मत करना कि जो जो थ्योरेटिकल चीजें बता रहा हूँ उसको मैं प्रॉपरली लिख करके भेजूंगा। अभी थोड़ा ध्यान रखना कि बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, रेजिस्टर एनर्जी लुटाता है, और सर्किट का तीसरा एलिमेंट होता है कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है। तो एक शब्दों में बोल सकते हैं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, और चार्ज स्टोर करते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। तो चलो एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं, है ना। एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है, और ये एनर्जी कैसे स्टोर करता है वो देखते हैं। है, तुम अच्छे ध्यान रखना, कि तुम अच्छे ध्यान रखना कि कैपेसिटर में सिंपली कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़े होते हैं, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि कैपेसिटर में बेसिकली कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़े होते हैं जिनको बहुत पास पास सटा के रखा होता है। तो ध्यान रखना कि कैपेसिटर कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है, उसमें सिंपली कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़े होते हैं जिनको बहुत पास पास सटा के रखते हैं, और कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़ों को बहुत पास पास सटा के रखते हैं। इसी सिस्टम को कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है ना।
तो कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़ों को बहुत पास पास हटा के रखते हैं। इसी सिस्टम को कैपेसिटर बोलते हैं ना। पर अच्छे ध्यान रखना तुम कि कंडक्टिंग मेटल के जो टुकड़े हैं वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। सुना ना? हेलो, Yes, sir. ध्यान रखना कि कंडक्टिंग मेटल के टुकड़े किसी भी शेप के हो सकते हैं। तो कंडक्टिंग मेटल के अगर टुकड़े अगर ऐसे पैरेलल प्लेट की फॉर्म में हुए तब जो कैपेसिटर बनता है उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। अगर कंडक्टिंग मेटल के टुकड़े दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की फॉर्म में हुए तो इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। और कंडक्टिंग मेटल के टुकड़े दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर की फॉर्म में हो तो उसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं, है ना। बस अच्छे ध्यान रखना दो कि कैपेसिटर कोई खतरनाक चीज नहीं होती, उसमें सिंपली कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़े होते हैं जो किसी भी शेप के हो सकते हैं और इन दोनों टुकड़ों को बहुत पास पास सटा के रखते हैं। बस कंडक्टिंग मेटल के टुकड़ों को पास पास सटा के रखते हैं। इसी चिरकुट सिस्टम को कैपेसिटर बोलते हैं ना। अब चलो मेन पार्ट पे आते हैं। देखते हैं कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर करता है वो देखते हैं। ये तो अभी बताया था कि कंडक्टिंग मेटल के लार्ज टुकड़े हैं जिनको पास पास सटा के रखते हैं, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। अब देखो इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करनी है तो देखो एनर्जी स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक टुकड़े को प्लस क्यू और दूसरे टुकड़े को माइनस क्यू चार्ज देते हैं। तो ध्यान रखना कि एनर्जी स्टोर करने के लिए एक टुकड़े को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देते हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं कि एक टुकड़े को प्लस क्यू और दूसरे टुकड़े को माइनस टू क्यू भी तो चार्ज दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, दे सकते हो तुम। एक टुकड़े को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस टू क्यू ऐसे डिफरेंट मैग्नीट्यूड के भी चार्ज दे सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड के जो चार्ज है उसके क्वेश्चन हम चैप्टर के सबसे लास्ट में करेंगे। इतना धैर्य रहेगा ना तुम्हें? Yes, sir. ध्यान Yes, रखना sir. कि एक को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस टू क्यू भी दे सकते हैं, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड के जो चार्ज देने वाले क्वेश्चन है वो चैप्टर के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी, है ना, अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना कि एनर्जी स्टोर करने के लिए एक टुकड़े को जितना पॉजिटिव दूसरे को उतना ही नेगेटिव चार्ज देते हैं। मतलब इस टुकड़े को प्लस क्यू और दूसरे टुकड़े को माइनस क्यू चार्ज देते हैं। तो तुम स्मार्टली बताओ, है ना, स्मार्टली बताओ कि एक को अगर प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दें तो इस चार्ज के कारण इन प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी। कह सकते हैं ना? यस सर। यस सर। वही कि एक को प्लस की और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देंगे तो इन चार्जेस के कारण है, इन चार्जेस के कारण इन दोनों प्लेट्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी। इसीलिए एक को प्लस की और दूसरे को माइनस की। एक मिनट तुम बताओ कि किसी मूर्ख इंसान ने, है ना, किसी मूर्ख इंसान ने इस टुकड़े को भी प्लस क्यू और इसको भी प्लस क्यू दे दिया है, तब तो बताओ बीच में इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेंगे नहीं, उल्टा कैंसिल हो जाएंगे। सही बोला? यस सर। यस सर। तो प्लस क्यू और दूसरे को भी प्लस क्यू दें तब तो प्लेट के बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेंगे नहीं, उल्टा कैंसिल हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग की जगह वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन एक को अगर प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू दें तो बताओ बीच में इस प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला आगे की ओर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पास बुलाने वाला आगे की ओर। प्लेट्स के बीच में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। इसीलिए अपोजिट साइन के चार्ज देते हैं ताकि बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। तो बस ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि एनर्जी स्टोर करने के लिए एक टुकड़े को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देते हैं। बताओ प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज देंगे तो इस चार्ज के कारण प्लेट्स के जो बीच, है ना, चार्ज के कारण प्लेट के बीच वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और तुम स्मार्टली बताओ कि प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो प्लेट के बीच वाले पार्ट में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी आ जाएगी, है ना। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद है ना? Yes, sir. तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लस की और माइनस की चार्ज देंगे तो प्लेट के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और बताओ
प्लेट के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसके कारण प्लेट के बीच वाले पार्ट में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी आ जाएगी, और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होगी, मतलब प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी। बस इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, और चार्ज स्टोर करते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। सही बोला? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना कि कैपेसिटर कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़े होते हैं, एनर्जी स्टोर करने के लिए एक को प्लस की और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देते हैं, तो बस प्लस की और माइनस क्यू चार्ज देंगे, मतलब अपोजिट साइन के चार्ज देंगे, तो उसके कारण प्लेट के बीच वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो प्लेट के बीच वाले पार्ट में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी आ जाएगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होगी तो प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी। तो बस इससे हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, और चार्ज स्टोर करते हुए बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर करता है। तो ये कैपेसिटर का बेसिक देख लिया है ना। अब आगे बढ़ रहा हूं सर। हाँ सर बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि सर दोनों तो चार्ज ही स्टोर करता है। एक मिनट सुनना, इस चीज का आंसर हमको नहीं पता था, हमने थर्ड सेमेस्टर में जाकर के पढ़ा था, तो राइट टाइम पे बताऊंगा, लेकिन तुमने पूछ ही लिया तो आंसर एक लाइन में बोल सकते हैं कि जो बैटरी है उसको भी एक कैपेसिटर मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कैपेसिटर मान सकते हैं जिसकी कैपेसिटी टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, है ना। उससे जरा नहीं बोलूंगा, उससे जरा तुमको अगली क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। यस। तो थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि बैटरी इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैपेसिटर हुज, है ना, जिसके अंदर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर होता है, मतलब उसकी कैपेसिटी भी इनफाइनाइट होती है। अभी मैं आगे नहीं बोलूंगा, फिर बस 10 बातों की एक ही बात पढ़ ली कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, और चार्ज स्टोर करते हुए बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, ये देख लिया। हाँ। अब आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। तो देखो, कोई भी कैपेसिटर हो, हर कैपेसिटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। सुना ना तुमने? यस Yes, सर। sir. ये तो ध्यान रखना कि कोई भी कैपेसिटर, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, तो कैपेसिटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, एक बार देखते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, उसको देखते हैं। तो देखो, तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि एनर्जी स्टोर करने के लिए हमको पता है कि एनर्जी स्टोर करने के लिए एक टुकड़े को प्लस की और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि प्लस की और माइनस क्यू चार्ज देंगे, तो उसके कारण प्लेट्स के बीच में ना, प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी, पता है ना। Yes, sir. तो चार्ज देंगे तो उसके कारण प्लेट के बीच वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी। और तुम बताओ, जो होता प्लेट के बीच वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसके कारण दोनों प्लेट या दोनों टुकड़ों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा, है ना। कोई अनपढ़ हो तो कॉमन सेंस से बोल सकता है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, मतलब हाई पोटेंशियल पर होगी, और ये नेगेटिव प्लेट है, लो पोटेंशियल पर होगी। या तुम चाहो तो पढ़े लिखों के टाइप से भी बोल सकते हो। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब ये जो प्लेट होगी वो हाई पोटेंशियल पर होगी, और ये प्लेट लो पोटेंशियल पर होगी। सही बोला? Yes, sir. ठीक है, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे बनने की जरूरत नहीं, हम पक्का बोल सकते हैं कि प्लस, है ना, अवनी पक्का बोल सकते हैं कि चार्ज देंगे तो प्लेट के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो दोनों टुकड़ों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा, जिसमें पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पर और नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पर होगी। तो चार्ज देंगे तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होगा। और कोई स्मार्ट पर्सन है ना, कोई स्मार्ट पर्सन तो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि इन दोनों टुकड़ों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल जरूर आएगा, है ना।
स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है कि दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल जरूर आएगा। है, तुम खुद सोच के बताओ, 1 मिनट तुम खुद सोच के बताओ कि चाहे कोई भी नमूना हो, है ना, मतलब कोई स्फीयर, रिंग, डिस्क, प्लेट, कोई भी नमूना हो, हर किसी का, है ना, बताओ ना यार, रिंग, प्लेट, स्फीयर, कोई भी नमूना हो, हर किसी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल जरूर आएगा। शक तो नहीं है किसी को? नो सर। नो जो सर। स्फीयर हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपन आर स्क्वायर, वो भी क्यू के प्रोपोर्शनल है। सिलेंडर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा अपन आर, ये भी लैम्डा है, क्यू के प्रोपोर्शनली है। तो हमको अच्छे बताए कि चाहे कोई भी नमूना हो, है ना, प्लेट, रिंग, डिस्क, कोई भी नमूना हो, हर किसी नमूने का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी हर बार चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल जरूर आएगा। है, तो मान के चलना कि दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल जरूर आएगा। बस हम दोनों टुकड़ों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वो चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल जरूर आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में लिख देते हैं। और तुम अच्छे ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन में क्यू के नीचे जो भी नमूना आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन में क्यू के नीचे जो भी नमूना आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलते हैं, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर की दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्यू। अपन इसके नीचे जो आएगा उसको सी बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है ना। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है वो देखते हैं ना, तो हमको पता चल गया। एक को प्लस की और दूसरे को माइनस की चार्ज देंगे तो चार्ज के कारण दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसके कारण दोनों प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। और मान के चलना कि चाहे कैसा भी कैपेसिटर हो, हर बार पोटेंशियल डिफरेंस क्यू के प्रोपोर्शनल जरूर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसको क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में लिख देंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन में क्यू के नीचे जो भी आता है उसको हम कैपेसिटेंस सी बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्यू बाय सी, जहाँ क्यू के नीचे जो भी आता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, है ना। और तुम खुद लॉजिकली सोच सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। एक्चुअली जो कैपेसिटेंस है वो केवल उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना। ध्यान रखना कि आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और इन पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस उसकी ज्योमेट्री, शेप, उस पर डिपेंड करता है ना। मतलब प्लेट की साइज क्या है, उनके बीच डिस्टेंस क्या है, ज्योमेट्री क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ जाऊं? सर हमने डिवाइड चुकी है। यस सर। क्या पूछ रहे हो? ये डिवाइड क्यों किया है, क्या पूछ रहे हो? सर हमने वही सर। हाँ सर। क्या कर रहे हो तुम? सुना नहीं क्या? बस दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वो क्यू के प्रोपोर्शन जरूर आएगा। बस पोटेंशियल डिफरेंस को के नीचे जो भी आएगा उसको क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस बोला जाता है। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? क्यू बाय सी। अब देखो एक और छोटी चीज ध्यान रखना कि इसको सही शब्दों में तो, है ना, इसको सही शब्दों में तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी लिखना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में बार बार डेल्टा भी लिखने से पेन किंग वेस्ट होती है। इससे ध्यान रखना कि इस चैप्टर में कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको पेन किंग बचाने के लिए डेल्टा वी की जगह क्या लिखते हैं? वी। इतना ध्यान में रख लोगे? यस हेलो। सर। यस तो सर। डेल्टा वी से पेन किंग वेस्ट होती है ना। इसलिए इस चैप्टर में कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको डेल्टा वी की जगह वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस या किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है?
Q/C। और तुमको याद होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ वाले कुछ क्वेश्चन में मैंने इसका यूज भी किया था, याद है ना? Yes, sir. किरचॉफ के क्वेश्चन में इसका यूज भी किया था। तो कंपैरेटिवली याद रखना तुम, है ना? कंपैरेटिवली याद रखना कि किसी रेजिस्टर के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है और किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होता है ना? ये कंपैरेटिवली याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस C को उधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो C को उधर ट्रांसफर करोगे तो Q = CV, मतलब बोल सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो उस कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज कितना होगा? Q = CV। ये दोनों का मतलब सेम ही है ना? तो दोनों टाइप से बोल सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C, या C को उधर ट्रांसफर करें तो किसी भी कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज कितना होता है? Q = CV हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस का मतलब हमने देख लिया, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार कैपेसिटेंस की यूनिट देख लेते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि V को उधर ट्रांसफर करते हैं ना, तो C = Q/V, सही बोला? हेलो, यस सर, यस सर। V को इधर ट्रांसफर करेंगे तो C = Q/V। तुम बताओ कि Q चार्ज है और हमको पता है कि चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। और V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? वोल्ट। बस हम बोल सकते हैं कि चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस V की स्टैंडर्ड यूनिट वोल्ट। तो इससे हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस की यूनिट बेसिकली कूलम पर वोल्ट को बोलते हैं ना। इस डेल्टा पर वोल्ट होती है, बोलते हैं इसको F से रिप्रेजेंट। तो कैपेसिटेंस की स्टैंडर्ड यूनिट कूलम पर वोल्ट है, इसको फेरेड भी बोल सकते हैं ना। देखो एक और प्रैक्टिकल चीज ध्यान रखना, है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि वैसे कैपेसिटेंस की बेसिक यूनिट तो फेरेड होती है, लेकिन फेरेड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। मतलब नॉर्मली जितने भी नमूने होते हैं उनका कैपेसिटेंस फेरेड के ऑर्डर में होता ही नहीं है। इससे ध्यान रखना कि कैपेसिटर की स्टैंडर्ड यूनिट तो फेरेड होती है, लेकिन नॉर्मली जो चीजें होती हैं उसका कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड के ऑर्डर में होता है, इसलिए नॉर्मली कैपेसिटेंस को माइक्रोफेरेड में लिखा जाता है। तो याद होगा ना कि चार्ज को नॉर्मली माइक्रोकूलम में मेजर किया जाता है, वैसे ही कैपेसिटेंस के लिए भी फेरेड की जगह माइक्रोफेरेड इस छोटी यूनिट का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो कैपेसिटर का एक्चुअल फिगर तो ये होता है ना, ध्यान से देखना। ये अच्छे ध्यान रखना कि कैपेसिटर का एक्चुअल फिगर तो ये होता है, लेकिन कैपेसिटर को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना कि जैसे तुमको पता होगा जैसे कि रेजिस्टर को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही कैपेसिटर का एक्चुअल डायग्राम तो ये होता है, लेकिन कैपेसिटर को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक टुकड़ा मतलब एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखना कि जैसे रेजिस्टर के नीचे R लिखा होता है, वैसे कैपेसिटर के नीचे C लिखा होता है ना? तो कैपेसिटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, बताओ। इस टुकड़े को प्लस क्यू और इस टुकड़े को माइनस क्यू चार्ज दिया है ना, तो इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है। उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम प्लस माइनस क्यू बोलते हैं। शक तो नहीं है किसी को? No, sir. तो ये ध्यान रखना कि कैपेसिटर का एक्चुअल डायग्राम ऐसा होता है, लेकिन सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टर के नीचे R लिखा होता है, वैसे कैपेसिटर के नीचे इसका कैपेसिटर इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में प्लस माइनस क्यू बोलते हैं। तो सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ जाओ। चार्ज Yes, बराबर sir. नहीं होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो आगे पढ़ेंगे यार, है ना? चार जगह अलग अलग मैंने तुमको पहले ही बताया था कि शुरुआत में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज की चिंता मत करना, लास्ट में राइट थिंग एट राइट टाइम, उस टाइम पे हम देखेंगे। आगे बढ़ जाओ। यस सर। ये तो कैपेसिटर का सारा बेसिक देख लिया। बस गिनती की कुछ ही चीजें पढ़ी। एक तो पढ़ा कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करते हुए एनर्जी स्टोर करता है, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने
कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है ना, बस कंपैरेटिवली याद रखना कि किसी रेजिस्टर के अक्रॉस है ना, लिख देता हूं, कंपैरेटिवली याद रखना कि जैसे किसी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, उसी के सिमिलर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, Q/C। ठीक है ना? यस सर। जहाँ यस C सर। उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो मैंने अभी बताया था, एक मिनट, मैंने अभी बताया था कि कैपेसिटर में, सॉरी यार, मैंने अभी बताया था कि कैपेसिटर में कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़े होते हैं जिनको काफी पास पास रखते हैं, और बताया था कि कंडक्टिंग मेटल के जो दो टुकड़े होते हैं वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। तो मैंने तुमको अभी बताया था कि कंडक्टिंग मेटल के जो दो टुकड़े हैं वो अगर पैरेलल प्लेट की फॉर्म में हुए तो जो कैपेसिटर बनता है उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। अगर दोनों टुकड़े कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की फॉर्म में हो तो उसको स्फेरिकल कैपेसिटर, और दोनों टुकड़े कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर की फॉर्म में हो तो उसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं। तो अच्छे ध्यान रखना कि शेप के अकॉर्डिंग कैपेसिटर तीन टाइप के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब तुम अच्छे ध्यान रखना है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि अपने जेई के सिलेबस में ना अपने जे एडवांस के सिलेबस में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इससे ध्यान रखना कि इस पूरे चैप्टर में मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्टडी करेंगे। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को चैप्टर के सबसे लास्ट में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना? हेलो, यस सर। यस तो सर। मान के चलना, अवनी तो मान के चलना कि अब इस पूरे चैप्टर में मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी करेंगे, तो इसको डिटेल में सर बाहर से कोई डिस्टरबेंस है, चलो आगे बढ़ाओ ना, तो ध्यान रखना इस पूरे है ना, पूरे चैप्टर में मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही पढ़ेंगे। तो बस इसको आप थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ज्यादा अटेंशन से देखना है ना। मैंने अभी बताया था, आवाज नहीं, तो मैंने अभी बताया था कि कैपेसिटर में मैंने अभी बताया था कि कैपेसिटर में कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़े होते हैं, और अभी बताया था कि कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़े अगर पैरेलल प्लेट की फॉर्म में हुए तो उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं ना। तो इसको स्टडी करते हैं, तो ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़ों की जगह लार्ज एरिया की दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। ध्यान रखना दो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेटल के दो टुकड़ों की जगह लार्ज एरिया की दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं जिनको पैरेलल रखते हैं और काफी पास पास सटा के रखते हैं। और ध्यान रखना अच्छे से कि लार्ज एरिया की प्लेट्स हो, है ना, लार्ज एरिया की कंडक्टिंग प्लेट्स हो, उनको पैरेलल रखें और काफी पास पास सटा के रखें। इसी सिस्टम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। और ये भी तुमको पता होगा, है ना, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था, ये भी तुमको पता होगा कि जो प्लेट है ना, इसका अगर 3D डायग्राम बनाए तो ऐसा आएगा, सही बोला? Yes, यस sir. सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बताया था कि ये जो लार्ज प्लेट है ना, इन लार्ज प्लेट का अगर 3D डायग्राम है ना, इन लार्ज प्लेट का अगर 3D डायग्राम बनाए तो इस टाइप का आएगा, लेकिन क्वेश्चन में 2D फिगर दिया होता है, इससे हम 2D फिगर से ही करेंगे, है ना। बस हमको पता है इन प्लेट्स का 3D फिगर तो इस टाइप का होता है, लेकिन सामने से देखें तो प्लेट का केवल इतना ही पार्ट दिखता है, 2D में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो चलो मान लेते हैं, है ना, ध्यान से देखना, ये तो मान लेते हैं कि कंडक्टिंग मेटल की लार्ज प्लेट है, ध्यान सुना है ना, तो मानते हैं कंडक्टिंग मेटल की लार्ज प्लेट है, हर किसी का एरिया बहुत लार्ज है, हर प्लेट का एरिया ए मान लेते हैं। ये तो कंडक्टिंग मेटल की लार्ज प्लेट है, इनको पास पास सटा के रखा है और पैरेलल रखा है, तो इसी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल लेते हैं। ये तो मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट का एरिया बहुत लार्ज होता है, तो हर एक प्लेट का एरिया ए, और इन दोनों प्लेट्स को बहुत पास पास सटा के रखते हैं, तो प्लेट्स की भी डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसको डी मान लेते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो?
ठीक है, मान लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें प्लेट का एरिया तो काफी ज्यादा ए और प्लेट के बीच डिस्टेंस काफी कम होती है डी। बस लार्ज प्लेट को बिल्कुल पास पास हटा के रखा है, इसी सिस्टम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कर दी है ना। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करनी है तो हमको पता है कि एनर्जी स्टोर करने के लिए एक प्लेट को प्लस क्यू और दूसरी प्लेट को माइनस क्यू चार्ज देते हैं, बताया था ना कोई। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कर दी है। तो एनर्जी स्टोर करने के लिए एक प्लेट को प्लस क्यू और दूसरी प्लेट को माइनस क्यू चार्ज देते हैं, है ना। बस हमको पता है ना, सॉरी हमको अच्छे पता है कि एक प्लेट को प्लस क्यू और दूसरी प्लेट को माइनस क्यू चार्ज देंगे तो इस चार्ज के कारण प्लेट के बीच वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। सही बोला Yes, sir. कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज देंगे तो उसके कारण प्लेट के बीच वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। तो बस हमको सारी चीजें निकालनी है। एक को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दे तो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, प्लेट्स के बीच स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितना होगा, वो सारी चीजें निकालनी है। तो चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं ना। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एनर्जी स्टोर करने के लिए एक को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दिया है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेट की हर एक सरफेस पर चार्ज कितना कितना आएगा वो देखते हैं। ठीक है ना, एक को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दिया है तो प्लेट्स की हर एक सरफेस पर कितना कितना चार्ज आएगा वो देखना है। देखो कोई स्मार्ट पर्सन तो फीलिंग से सोच सकता है, ध्यान रखना कि कोई है ना कोई स्मार्ट पर्सन बिल्कुल फीलिंग से सोच सकता है ना। तो कोई फीलिंग से सोच सकता है, बताओ प्लस क्यू और माइनस क्यू तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि बताओ क्यों, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए प्लस क्यू और माइनस क्यू तो जितना हो सके उतना पास रहना चाहेंगे, मतलब एक दूसरे की नजर के सामने रहना चाहेंगे। इसलिए जितने भी प्लस क्यू वो भी अंदर वाली सरफेस पर जमा होंगे और सारे के सारे माइनस क्यू भी अंदर वाली सरफेस पर जमा होंगे, बाहर वाली सरफेस पर बिल्कुल जीरो होंगे। ऐसे प्रैक्टिकली बोल सकते हैं ना। Yes, sir. यस सर। है तो ध्यान रखना स्मार्ट पर्सन प्रैक्टिकली बोल सकता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जितना हो सके उतना पास रहना चाहेंगे, एक दूसरे की नजर के सामने रहना चाहेंगे। तो ये जितना भी प्लस क्यू भी अंदर वाली सरफेस पर जमा होगा, जितना भी माइनस क्यू भी अंदर वाली सरफेस पर जमा होगा, बाकी बाहर वाली सरफेस पर बिल्कुल जीरो होगा। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई इंसान नहीं हो, मशीनी मानव हो, तो वो एक बार इसको मैथमेटिकली भी कर सकता है। ये चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में की थी, याद है ना। हेलो यस सर। तो एक बार फटाफट मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली कर लेते हैं ना। इसको प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दिया है, हर एक सरफेस पर कितना कितना चार्ज आएगा वो देखना है। तो वही बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले तरीके से करते हैं ना। इस प्लेट पर टोटल प्लस क्यू चार्ज है, उसमें से मान लेते हैं कि अंदर वाली सरफेस पर एक्स जा रहा है, तो बाहर वाली सरफेस पर कितना जाएगा, बचा कुचा क्यू माइनस एक्स। बताओ इस प्लेट पर प्लस एक्स चार्ज है, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग सामने वाली सरफेस पर निश्चित माइनस एक्स ही इंड्यूस होगा। अब इस प्लेट पर टोटल माइनस टू क्यू है, सॉरी इस प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू है, उसमें से अंदर वाली सरफेस पर माइनस एक्स जा रहा है, तो बाहर कितना जाएगा माइनस क्यू प्लस एक्स। और मैंने चमका कर बताया था ना, मैंने चमका कर बताया था कि बताओ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सरफेस के चार्ज को बराबर कर देंगे। ऐसे ही करते थे ना। यस यस सर। सर। बस x की वैल्यू के लिए हम सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के चार्ज को बराबर कर देंगे। फटाफट बताओ कि एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस पर चार्ज q माइनस एक्स और एक्सट्रीम राइट सरफेस पर माइनस क्यू प्लस एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्यू आएगा। बस तुम बताओ, फिर तुम बताओ कि x इक्वल टू क्यू आ गया, मतलब इस सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, प्लस एक्स मतलब प्लस क्यू, इस सरफेस पर माइनस एक्स मतलब माइनस क्यू, इस पर क्यू माइनस एक्स मतलब क्यू माइनस क्यू मतलब जीरो, और माइनस टू क्यू प्लस एक्स मतलब जीरो। बस जो हमने प्रैक्टिकली सोचा था वही आंसर आ गया ना। यस सर। तो हमने जो लॉजिकली सोचा था वही आंसर आ गया कि इस बार बिल्कुल इक्वल ऑपोजिट चार्ज दें तो सारे के सारे प्लस क्यू और माइनस क्यू के अंदर वाली सरफेस पर रहेंगे, बाकी
बाहर वाली सरफेस पर बिल्कुल जीरो रहेंगी। लेकिन ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि आगे ज्यादा मशीनी मानव बनने की जरूरत नहीं है ना, ध्यान रखना कि आगे गधों टाइप से इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है ना। आगे तो हम बिल्कुल इंसानों के टाइप से सोचेंगे, ध्यान रखना तुम कि आगे तो हम बिल्कुल इंसानों के टाइप से सोचेंगे। तो बस अब डायरेक्ट आना चाहिए, है ना, डायरेक्ट आना चाहिए कि इस प्लेट पर प्लस की और तो बाहर क्या डिस्टर्बेंस है ना, ध्यान रखना कि आगे ऐसे मैथमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकली बोल सकते हैं। बताओ इस प्लेट पर जितना पॉजिटिव है ना, इस प्लेट पर जितना पॉजिटिव, इस प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हमको पता है कि प्लस की और माइनस की तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो वही चीज कि प्लस की और माइनस की एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जितना हो सके उतना पास रहना चाहेंगे, मतलब एक दूसरे के नजर के सामने रहना चाहेंगे। इसलिए ये पूरा पूरा प्लस क्यू भी अंदर वाली सरफेस पर जमा होगा, है ना, पूरा पूरा प्लस क्यू भी अंदर वाली सरफेस पर जमा होगा। इसके अट्रैक्शन में पूरा पूरा है जो माइनस क्यू वो भी अंदर वाली सरफेस पर जमा होगा, और बाहर वाली सरफेस पर बिल्कुल जीरो होगा। आगे एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा? नो सर। नहीं करना पड़ेगा। एक दूसरे की नजर के सामने रहना चाहेंगे, इसलिए पूरा पूरा प्लस क्यू भी अंदर वाली सरफेस पर, पूरा पूरा माइनस क्यू भी अंदर वाली सरफेस पर, और बाहर वाली सरफेस पर बिल्कुल जीरो चार्ज होगा। बस अब हम इसमें सारे पैरामीटर फटाफट निकाल सकते हैं ना, सारे पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहली चीज हमको देखनी है ना, सबसे पहली चीज देखनी है कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के कारण प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो सबसे पहले देखना है कि प्लेट के बीच वाले पार्ट में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। वो सुना है तुमने? तो सबसे पहले प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो तुम स्मार्टली बताओ कि बताओ इस बार चार्ज की कितनी लेयर्स हैं? केवल 2 ही लेयर हैं, सही कहा? यस सर। Yes, sir. कि बाहर तो चार्ज बिल्कुल जीरो है ना, बाहर तो चार्ज बिल्कुल जीरो, हम तो पक्का बोल सकते हैं कि इस बार चार्ज की केवल 2 ही लेयर है। बता, एक तो ये वाली लेयर जिसका चार्ज प्लस क्यू है, और ये वाली लेयर जिसका चार्ज माइनस क्यू है। तो बस आराम से बताओ कि इस बार चार्ज की केवल 2 ही परतें हैं या 2 ही लेयर्स हैं। बताओ प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉजिटिव लेयर के कारण भी होगा और नेगेटिव लेयर के कारण भी, है ना, सही बोला ना? तो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉजिटिव परत के कारण भी होगा और नेगेटिव लेयर के कारण भी। चलो पहले पॉजिटिव लेयर के कारण देखते हैं, पहले इस पॉजिटिव परत के कारण देखते हैं। तुम बताओ ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, सही बोला? Yes, sir. तो बताए ये पॉजिटिवली चार्ज लेयर है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा। और बताओ एक लेयर के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिंपली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह तो क्या लिख देंगे? Q बाय A ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही लिखा है? वही यस सर। ये पॉजिटिव लेयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला, और एक परत के कारण तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा तो कितना होगा? Q ओपन A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूर भगाने वाला। और अब इस नेगेटिव लेयर के कारण देखते हैं। तुम बताओ ये नेगेटिवली चार्ज लेयर है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर पास बुलाने वाला हो Yes, सकता है sir. ना, कि नेगेटिवली चार्ज लेयर है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर पास बुलाने वाला, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह Q बाय A ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट ये होगा। बस स्मार्टली बताओ कि प्लेट्स के बीच में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगे या कैंसिल होंगे? जुड़ जाएगा सर। साफ साफ है ना, साफ साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दूर भगाने वाला, और इस नेगेटिव लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पास बुलाने वाला, तो है ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि प्लेट के बीच वाले पार्ट में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है ना, साफ साफ दिख रहा है कि प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो तुम बताओ कि प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली E1 प्लस E2। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि E1 तो कितना है, इस एक को नीचे ले जाओ ना, तो E1 तो कितना है? Q ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 कितना है? वो भी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनको ऐड करोगे ना,
इनको ऐड करोगे तो प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2q/2 मतलब q/a इतना होगा। किसी को शक तो नहीं है? नो सर। नो सर। ये तो बोल सकते हैं कि प्लेट के बीच वाले पार्ट में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला और इसके कारण पास बुलाने वाला, तो प्लेट के बीच में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का एडिशन मतलब q/a होगा। तुमको क्लियरली बोल रहा हूँ, है ना, क्लियरली बोल रहा हूँ कि अभी तो हमने गधोटाई से इसको डिराइव किया है, ध्यान रखना, अभी तो गधोटाई से डिराइव किया, लेकिन आगे डिराइव करने का टाइम नहीं है, इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, है ना। तो इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, तो अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना। कभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, है ना, कभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो प्लेट के बीच वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली प्लस से माइनस की ओर होगी, और प्लेट के बीच वाले पार्ट में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा q/a। याद होगा? यस सर। यस यस सर। सर। है? तो प्लेट के बीच वाले पार्ट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और q/a इतना होगा, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर। एक और चीज, एक मिनट, एक और चीज कि मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि इस बार चार्ज की बहुत लार्ज परत है, और मैंने बताया था कि लार्ज परत हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर कोई खास डिपेंड नहीं करता है, याद है ना? यस सर। तो मैंने बताया था कि बहुत लार्ज प्लेट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर कोई खास डिपेंड नहीं करता है, मतलब इन प्लेट का जो सबसे मिडिल पॉइंट होगा वहां भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, ये वाला जो पॉइंट है वहां भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, और यहाँ भी उतना ही होगा। मतलब पक्का बोल सकते हैं ना, तो पक्का बोल सकते हैं कि प्लेट्स के बीच जितने भी पॉइंट हैं सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, बोल सकते हैं ना? यस सर। ये तो हम बोल सकते हैं कि प्लेट के बीच जितने ही पॉइंट होंगे, प्लेट के बीच सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, और q/a होगा, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी। बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। एक और बेवकूफ भरी चीज देख लेते हैं। ये तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, लेकिन तुम प्लेट्स के बाहर वाले पार्ट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो। स्मार्टली बताओ कि प्लेट के अगर बाहर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो तो कितना होगा? 0। जीरो। तो देखो, ये चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, है ना, ध्यान रखना, ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि अगर प्लेट के बाहर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो बताओ बाहर वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव लेयर के कारण भी होगा और नेगेटिव के कारण भी। बताओ पॉजिटिव लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला कोई σ/2 और नेगेटिव लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पास बुलाने वाला σ/2 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं कि बाहर अगर देखें तो बाहर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बाहर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होगा, सही है ना। तो इससे हम पक्का बोल सकते है ना, ध्यान रखना, इससे हम पक्का, है ना, इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं। बताओ एक प्लेट को जितना पॉजिटिव दूसरे प्लेट को उतना ही नेगेटिव चार्ज दें, है ना, वही बोल सकते हैं कि एक प्लेट को जितना पॉजिटिव दूसरे को अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज दें तब तो सारा के सारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच वाले पार्ट में लिमिटेड रहेगा, बाकी प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होगा, है ना। और तुम स्मार्ट ही बताओ कि इस केस में सारा के सारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच वाले पार्ट में होगा, तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी प्लेट के बीच वाले पार्ट में लिमिटेड रहेगी, प्लेट के बाहर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी या थोड़ी सी भी एनर्जी बाहर लीक नहीं होगी। इसीलिए एक प्लेट को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू इसीलिए देते हैं। बाकी सोच के बताओ तुम, है ना, थोड़ा सोच के बताओ कि किसी डेढ़ बुद्धि इंसान ने इस प्लेट को प्लस क्यू और इस प्लेट को -2q चार्ज दिया हो तो अब क्या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? नो सर। नो नो सर। सर। अलग अलग मैग्नीट्यूड की चार्ज दिया हो तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तब फिर प्लेट के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बाहर भी होगा। तो उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो
बीच में भी स्टोर होगी और बाहर भी लीक होगी, है ना। तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए एक प्लेट को प्लस की और दूसरे को माइनस की इसीलिए देते हैं ताकि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में रहे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी प्लेट के बीच ही सीमित रहे, इसीलिए इक्वल और अपोजिट चार्ज देते हैं। आगे बढ़ जाओ। yes sir, हाँ बच्चों आगे बढ़ो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पहली टर्म तो देख ली कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और कितना होता है Q by A epsilon naught, ये देख लिया। अब देखो, अब दूसरी चीज देखते हैं। तो अब हमको देखना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा वो देखना है। सुन रहे हो ना? हेलो। यस सर। तो हमको देखना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, प्लीज आवाज नहीं, है ना। तो अब देखना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा वो देखना है। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि, है ना, मैंने तुमको इधर चमका कर बताया था कि कभी भी किसी कैपेसिटर, है ना, कभी भी किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो उसके लिए सेट तरीका होता है। क्या करते हैं, एक को प्लस की और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, और जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस को क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में जमा देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन में क्यू के नीचे जो भी आएगा उसको क्या बोल देंगे, capacitance, कैपेसिटेंस बोल देंगे। बस, फिर बस इसका कैपेसिटेंस निकालना है तब भी वही तरीका, है ना। क्या रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना हो तब भी वही तरीका। कि बताओ, सबसे पहले है ना, सबसे पहले किसी एक प्लेट को प्लस की और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देते हैं, दे चुके हैं ना। तो किसी एक प्लेट को प्लस की और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देंगे, चार्ज दे दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो निकाल चुके हैं ना। एक को प्लस की और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देंगे तो उसके कारण प्लेट के बीच वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और कितना होता है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। बस अब, है ना, अब प्लेट के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तब देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखेंगे। सही ना, वही चार्ज दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तुम बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा, है ना। और हमको अच्छे पता है कि बताओ इस बार प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमको चमका कर बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली E इंटू डेल्टा आर होता है। सही बोला? वैसे तो माइनस भी आता है, लेकिन हमको साइन से नहीं मैग्नीट्यूड से मतलब, बिल्कुल सिंपल। एक प्लेट को प्लस की और दूसरे को माइनस की चार्ज दे दिया, चार्ज देंगे तो उसके कारण प्लेट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके कारण दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, है ना। तो हम बिंदास लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इससे दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली E इंटू डेल्टा आर। तो तुम बताओ, तुम बताओ कि E तो क्या होगा, प्लेट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो E तो प्लेट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा आर, दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस, तो दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस D हो गई। बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डेल्टा आर मतलब क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी हो गया। अब तुम खुद बताओ कि इन दोनों प्लेट आ गया है नहीं? यस सर, आ गया। yes sir, तो बताओ कि दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस क्यू के प्रोपोर्शनल आ गया है नहीं? आ गया है ना। तो मैंने तुमको पहले ही चमका कर बताया था, मैंने चमका कर बताया था कि चाहे किसी भी टाइप का कैपेसिटर हो, हर बार प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्यू के प्रोपोर्शनल जरूर आएगा। बताओ, है ना। बताओ इस बार भी प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्यू के प्रोपोर्शनल आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस को क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस को क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में लिखेंगे, तो बताओ क्यू के है ना, क्यू के नीचे क्या आएगा, है ना, वही इसको क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में लिखें तो बताओ क्यू के नीचे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए
और डी को नीचे ले आए तो डिवाइडेड बाय डी में कन्वर्ट होगा, सही बोला ना? तो बस जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस को क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू के नीचे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ओपन डी। बस आराम से बताओ कि दोनों प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इसको क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में जमा दिया। मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन में क्यू के नीचे जो भी आता है उसको क्या बोलेंगे बताओ? कैपेसिटेंस बोलेंगे। या इसको सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस बताओ, क्यू के नीचे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ रहा है ना, क्यू के नीचे जो भी आएगा वो कैपेसिटेंस का काम करेगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। शक तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, आवाज नहीं प्लीज, तैयार रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिराइव करने के लिए अपने बोर्ड में पूछा था, तो उसका सेट तरीका है ना कोई। ये किसी पैरेलल, आवाज नहीं प्लीज, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो उसके लिए वही तरीका। हम क्या करते हैं, एक प्लेट को प्लस की और दूसरी प्लेट को माइनस की, चार्ज देते हैं, है ना, चार्ज दे दिया तो उसके बाद प्लेट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो उससे दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डेल्टा आर, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा आर, दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस डी। बस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू के प्रोपोर्शनल जरूर आएगा, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में जब बनेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन में क्यू के नीचे जो भी नमूना आएगा उसको कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो क्यू के नीचे क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं ना, इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है ना, ध्यान रखना कि आगे गधों टाइप से पूरा डिराइव करने का टाइम नहीं रहेगा। दोनों रिजल्ट को याद रखना कि प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा रिजल्ट ये याद रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है ना? अब चलो एक और चीज देख सकते हो, है ना? ठीक है ना, तो तुम इसमें एक और चीज देख सकते हो, बताओ पैरेलल क्या हो रहा है ना, ये भी देख सकते हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ गया ना। तो तुम बताओ कि हम चाहते हैं कि इसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो, तो तुम बताओ कि इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होने के लिए न्यूमेरेटर तो ज्यादा होना चाहिए, मतलब ए ज्यादा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, मतलब डी कम होना चाहिए। सही बोला? यस सर। ठीक है ना? तुम इसका कैपेसिटेंस ज्यादा चाहते हैं तो हमको पता है कि कैपेसिटेंस ज्यादा होने के लिए न्यूमेरेटर ज्यादा होना चाहिए, मतलब ए तो ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम लार्ज एरिया की प्लेट का यूज करते हैं। और डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, मतलब डी कम होना चाहिए, तो इसीलिए प्लेट को बहुत पास पास हटा के रखते हैं। तो ये पता चल गया होगा। चलो अब इसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। सर हम प्लेट के आवाज हाँ, है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं ना, तुम खुद बताओ कि अभी जो केस लिया था, है ना, तुमको बताओ कि अभी जो केस लिया था उसमें प्लेट्स के बीच एयर है वैक्यूम था, है ना। अभी जो केस लिया था उसमें प्लेट के बीच एयर है वैक्यूम था, और हमको पता है कि प्लेट के बीच एयर है वैक्यूम हो तब तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। क्या डिस्टरबेंस हो रहा है? प्लीज माइक बंद। वही
कि अभी तो प्लेट के बीच एयर वैक्यूम था, इसलिए अभी तो इसका कैपेसिटेंस सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था, लेकिन है ना, लेकिन ध्यान रखना कि कई बार ऐसे केस होते हैं, है ना, कई बार ऐसे केस होते हैं जिसमें प्लेट के बीच रबर, प्लास्टिक, केरोसिन जैसा कोई पोलर मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं। सुना ना, तो कई बार ये होता है कि प्लेट के बीच रबर, प्लास्टिक, लकड़ी या केरोसिन जैसा कोई पोलर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं। और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमको चमका कर बताया था, ध्यान रखना एक मिनट कि है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने चमका कर बताया था कि बीच में अगर रबर, प्लास्टिक जैसा कोई पोलर मीडियम भर दें तब भी आंसर वही आएगा। बस बताओ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा। भूल तो नहीं गए? नो No, सर। sir. ये ध्यान रखना कि कई बार कैपेसिटर की प्लेट के बीच रबर, प्लास्टिक जैसा कोई पोलर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, या इस चैप्टर में इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोलते हैं। और है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने चमका कर बताया था कि कभी बीच में कोई अगर पोलर मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरे तब भी आंसर वही होगा। बस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा। बताओ बीच में अगर कोई मीडियम भर दें तो तब अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। सही बोला? यस सर। कोई मीडियम भर दे तो अब Yes, इसका sir. कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी होगा, है? और हमको पता है कि इसमें एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, लेकिन इसको इस चैप्टर में परमिटिविटी की जगह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं। तो अब जो कैपेसिटेंस है उसको हम के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लिख सकते हैं। शक तो नहीं है ना? तो आगे बताऊंगा, नहीं, याद रखना कि मीडियम भर देते तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाता है। और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी को इस चैप्टर में दूसरे शब्दों में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं। तब इसका कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा, है ना, जहाँ के उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो मीडियम की पोलर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। और इसका ऑपरेशन हम आगे करने वाले हैं, है ना, अभी इतना ही ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाऊं? सर हम Yes, sir. कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा क्यों रखते हैं? तुमको भी बताओ ना, कैपेसिटर का पर्पस ही क्या होता है? एनर्जी स्टोर करना। तो बस कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाए उसके लिए कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए। तो कैपेसिटेंस ज्यादा लाने के लिए प्लेट का एरिया ज्यादा रखना होगा, प्लेट के बीच डिस्टेंस कम रखनी होगी, और भी चेन नहीं मिले तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम तीसरा काम क्या कर सकते हैं? प्लेट के बीच रबर, प्लास्टिक जैसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दो तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। सही बोला? यस सर। चलो, ये दो चीजें हमने देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट के हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। तो अभी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी किया और अभी हमने दो चीजें निकाल ली, दोनों के रिजल्ट हमको याद रखते हैं ना। अच्छे ध्यान था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो प्लेट्स के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होता है? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा पता लगा लिया कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। चलो अब तीसरी चीज निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखते हैं, है ना, हमको अच्छे पता है।
लेकिन हमको अच्छे पता है कि कैपेसिटर काम ही क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है ना। हेलो, Yes, sir. कैपेसिटर काम ही क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है बस। अब हम वही देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा वो देखना है। तो देखो कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकालने के दो तरीके होते हैं, लेकिन पहले मैं वो तरीका बताऊंगा जिसके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो इसमें अपने ज्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी पे बेस पूछे जाते हैं, इसलिए कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को अभी मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी से करूंगा, है ना। तो तुम आराम से बताओ, है ना, सॉरी, तुम आराम से बताओ कि, है ना, आराम से बताओ कि एक प्लेट को प्लस क्यू और दूसरे प्लेट को माइनस क्यू चार्ज देंगे तो प्लेट के बीच Q बाय A एप्सिलॉन नॉट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि प्लेट्स के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो उसके कारण प्लेट के बीच वाले पार्ट में बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था ना यार। हेलो, Yes, sir. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि दूसरे दृष्टिकोण से बोल सकते हैं कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये कह सकते हैं कि प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज देने के कारण प्लेट के बीच Q बाय A एप्सिलॉन नॉट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सॉरी, बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी आ जाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने तुमको चमका कर बताया था कि अगर प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E हो तो प्लेट के बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सही बोला? Yes. हेलो तो बोल सकते हैं कि मतलब प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E हो तो प्लेट के बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, है ना। तो तुम आराम से बताओ कि प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। और तुम बताओ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तो प्लेट के बीच टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ, एनर्जी डेंसिटी इनटू प्लेट के बीच का वॉल्यूम। बोल सकते हैं? Yes, sir. है तो ये बोल सकते हैं कि प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी यूनिफॉर्म होगी। और बता एनर्जी डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो प्लेट्स के बीच टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, एनर्जी डेंसिटी इनटू प्लेट के बीच का वॉल्यूम। फटाफट बताओ ना, बताओ एनर्जी डेंसिटी तो कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक बोला ना कि एनर्जी डेंसिटी तो हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर इनटू प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू थिकनेस, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A इनटू थिकनेस D। गलत तो नहीं लिखा है? No, नो sir. सर। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी No, sir. डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर तो प्लेट के बीच टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू प्लेट के बीच का वॉल्यूम AD। बस वैल्यू रखते हैं। तो बताओ, लिख देता हूं एक बार, है ना मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, और इसमें E की वैल्यू क्या रख सकते हैं, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू प्लेट के बीच की डिस्टेंस D। बस इससे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आगे इसको सॉल्व कर लोगे? हेलो, ये आगे इसको Yes. सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक मिनट में डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आएगा Q स्क्वायर ओपन 2 और नमूनों को नीचे ट्रांसफर करोगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D आएगा, है ना तो सॉल्व करोगे तो प्लेट के बीच वाले पार्ट में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर ओपन 2 और नीचे वाले सारे नमूनों को नीचे लाओगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D आ जाएगा। और बताओ एप्सिलॉन नॉट A बाय D को हम क्या बोल सकते हैं, इसका कैपेसिटेंस C। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि कैपेसिटर में स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C है। तो ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी को हम दूसरे दृष्टिकोण से भी डिराइव कर सकते हैं, चिंता मत करना, आगे डिराइव करेंगे। लेकिन अपने जो क्वेश्चन आते हैं ना, अपने क्वेश्चन आते हैं एनर्जी डेंसिटी से आते हैं, इसलिए हम
ने एनर्जी डेंसिटी वाले तरीके से किया, उसको दूसरे तरीके से आगे करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। तो उस प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, जो कि यूनिफॉर्म होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो प्लेट के बीच स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, जिसमें एप्सिलॉन ए बाय डी को सी, तो बस कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल जी क्यू स्क्वायर बाय 2c आ गई। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एक और चीज ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आसानी के लिए हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिराइव किया, लेकिन ध्यान रखना कि कैपेसिटर कोई भी हो, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी टाइप का कैपेसिटर हो, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलेंड्रिकल, डिफरेंट अल्टीमेटली याद बस। अब ये तीसरा रिजल्ट भी याद रखना। बताओ कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। और डायरेक्ट याद रखना कि कैपेसिटर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टोर करता है, बताओ? क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर बाय 2c। डायरेक्ट याद रखना कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये हो गया। चलो आगे बढ़ाओ। तो ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बताओ कि कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल जी बेसिकली तो क्यू स्क्वायर बाय 2c होती है। तो अभी तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी को चार्ज क्यू की फॉर्म में निकाला, लेकिन एक बार ऐसा करते हैं कि कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी को एक बार पोटेंशियल डिफरेंस v की फॉर्म में भी निकाल लेते हैं। ठीक है? हेलो, यस सर। अभी तो स्टोर्ड एनर्जी चार्ज क्यू की फॉर्म में ना, एक बार स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस v की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ, है ना, एक बार लिख देता हूँ कि कैपेसिटर में, ठीक, कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल जी बेसिकली क्यू स्क्वायर बाय 2c, लेकिन इस बार हमको पोटेंशियल डिफरेंस v की फॉर्म में निकालना है। तुम बताओ कि q को क्या लिख सकते हैं? बताओ, q इक्वल टू cv। सही बोला? यस सर। मैंने अभी बताया था ना, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस q बाय c होता है। c को उधर ट्रांसफर करें तो q इक्वल टू cv। बस पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कैपेसिटर के चार्ज q को क्या लिख देंगे? cv। तो एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल जी पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में कितनी आ गई? हाफ cv स्क्वायर। तो याद रखना, आगे इतना भी करने का टाइम नहीं होगा, याद रखना कि कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी चार्ज q की फॉर्म में तो q स्क्वायर बाय 2c होती है, लेकिन स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में क्या होती है? हाफ cv स्क्वायर। ये भी लगा सकते हैं, है ना। अब तीसरा फॉर्मूला देखना, ये देखो, पोटेंशियल जी को पहले ओनली q की फॉर्म में लाए, दूसरी बार ओनली पोटेंशियल डिफरेंस v की फॉर्म में लाए, लेकिन तीसरी बार हम q और v दोनों की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो तीसरी बार ऐसा करते हैं कि कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल जी को q और v दोनों की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो उसके लिए उसके लिए उसी बेसिक फॉर्मूले का यूज करेंगे कि बताओ, है ना। बताओ कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल जी बेसिकली क्या होती है? क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो उसमें ऐसा करते हैं कि क्यू स्क्वायर को q इंटू क्यू में ब्रेक करते हैं। कोई पाप तो नहीं है? नो सर। तो वही कि कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल जी बेसिकली क्यू स्क्वायर बाय 2c होती है ना। तो बस क्यू स्क्वायर को ऐसा करते हैं, q इंटू क्यू में ब्रेक करते हैं, एक क्यू को ऐसे ही रहने देते हैं और दूसरे क्यू को q इक्वल टू cv बोल देते हैं। तो c से c कैंसल। तो अब कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल जी q और v दोनों की फॉर्म में कितनी आएगी? qv बाय 2। तो याद रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि जैसे तुमने 11th में पढ़ा होगा, तो ध्यान रखना कि जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, पढ़ा होगा ना 11th में। यस सर। तो तुमने 11th में पढ़ा होगा, जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर भी होता है, स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में एफ स्क्वायर बाय 2 के भी होता है, और एफ और एक्स दोनों की फॉर्म में एफ एक्स बाय 2 होता है। तो कंपेरेटिवली याद रखना, कि जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, वैसे कैपेसिटर में स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जी के भी 3 फॉर्मूले होते हैं। इसको चार्ज की फॉर्म में क्यू स्क्वायर बाय 2c बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हाफ cv स्क्वायर, और q और v दोनों की फॉर्म में हम qv बाय 2 लिख सकते हैं। तो देखो ये तो गधों टाइप से पूरा डिटेल में किया है, लेकिन आगे इसके रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना तो इसके रिजल्ट को अलग से लिख देता हूँ, है ना। आगे हमको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है, ठीक है।
तो इसके रिजल्ट को अलग से लिख देता हूँ, बस आगे डायरेक्ट याद रखना है ना, पूरा कचरा देखने की जरूरत नहीं है ना, आगे डायरेक्ट याद रखना कि कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, और डायरेक्ट ध्यान रखना कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, Q²/2C, याद रहेगा। Yes, sir. कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, और कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, Q²/2C, उसको चार्ज की फॉर्म में तो Q²/2C लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हाफ CV², और Q और V दोनों की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बताओ, QV/2। सही बोला? हेलो? Yes, sir. तो इसमें Yes, sir. डिराइव करने का टाइम नहीं, डायरेक्ट याद रखना कि कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, और कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, Q²/2C, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हाफ CV², या Q और V दोनों की फॉर्म में QV/2। अब देखो इस QV/2 का तो कम यूज होता है, Q²/2C और हाफ CV² का यूज होता है। कब कौन सा लगाना हो, स्मार्टनेस होनी चाहिए, है ना। जिससे बताओ किसी भी क्वेश्चन दे रखा है कि कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q की फॉर्म में Q²/2C लगाएंगे। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कैपेसिटर का चार्ज नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ CV² लगाएंगे। कर लोगे इसको? Yes, Yes, sir. sir. तो ये हमने कर लिया है ना। चलो अब अगला पार्ट देखते हैं। टाइम हो गया। 5 मिनट है अभी। हाँ बच्चों, थोड़ा जरा ध्यान से देखना क्योंकि वार्न कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट में गलती होती है ना, इसलिए इस वाले पार्ट को अलग से करो, ध्यान से देखना है ना। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी देख लिया, और कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी देख ली। अब हम चौथा पैरामीटर निकालते हैं, है ना। अब हम चौथा पैरामीटर निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो दोनों प्लेट्स के बीच आपस में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा वो देखते हैं। आवाज आ रही है ना? वही चौथी चीजें निकालते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच आपस में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा वो देखते हैं। तो चलो, वो चित्र बहुत उलझ गया था तो अलग से चित्र बना रहा हूं, है ना। हेलो? यस सर। तो ये चित्र बहुत सारा उलझ गया था, अलग से बना रहा हूं, फटाफट देखना है ना। तो इस बार भी मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट का एरिया A, प्लेट के बीच डिस्टेंस D, कोई एनर्जी स्टोर करने के लिए एक प्लेट को प्लस Q और दूसरी प्लेट को माइनस Q चार्ज दिया था। तो हमको अच्छे पता है कि इक्वल और अपोजिट चार्ज देंगे तो ये सारा का सारा प्लस Q भी अंदर वाली सरफेस पर जाएगा, माइनस Q भी अंदर वाली सरफेस पर जाएगा, बाहर वाली सरफेस पे कुछ होगा ही नहीं। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि एक प्लेट को प्लस Q और दूसरे को माइनस Q चार्ज दे रहे हैं, मतलब अपोजिट साइन का चार्ज दे रहे हैं। तो अपोजिट साइन के कारण दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। सही बोला? यस सर। तो दोनों को अपोजिट साइन का चार्ज दिया है तो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो हमको देखना है कि दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा वो देखना है। पहले मूर्ख लोग कैसे करते हो सुन लेना, है ना। तो देखो, मूर्ख लोगों को तो, है ना, बेवकूफ लोगों को तो इतना क्लियर बताने के बाद भी बस वही काम करते हैं कि बस दोनों प्लेट के बीच अट्रैक्शन फोर्स निकालना है तो गधों टाइप से K/Q/N/2/R² लगा देते हैं। K/Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q/R² की जगह D²। बताओ सही या गलत? गलत। गलत है सर, पॉइंट गलत है? गलत। बिल्कुल सही बोला तुमने, है। तो ध्यान था कि कई मूर्ख लोग बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना तो गधों को एक ही आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब K/Q/N/2/R² तो गलत है ना। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चमका कर बताया था, ध्यान देना, वही कि है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने चमका कर बताया था कि K/Q/N/2/R² तो तभी यूज कर सकते हैं जब या तो दोनों पॉइंट चार्जेस हो, दोनों स्फेरिकल हो, या एक स्फीयर और एक पॉइंट चार्ज हो, तभी K/Q/N/2/R² यूज कर सकते हैं। बाकी प्लेट, रिंग, डिस्क जैसी कोई और ज्योमेट्री हो तो अब अट्रैक्शन फोर्स के लिए K/Q/N/2/R² यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह QE यूज करना पड़ेगा। सही बोला?
ध्यान रखना इस बार पॉइंट चार्जेस स्फेरिकल चार्जेस नहीं है, बल्कि इस बार लार्ज प्लेट है, और प्लेट है इसलिए इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए K Q N Q2 अपन R स्क्वायर नहीं, इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए F इक्वल टू QE उसका यूज करना होगा। तो अब इसको सही तरीके से करते हैं ध्यान से देखना है ना, सही तरीके से करते हैं। तो हमको देखना है कि क्या हो रहा है, हमको देखना है कि इन दोनों प्लेट्स, एक प्लेट को प्लस क्यू दूसरे को माइनस क्यू दिया ना, तो हमको देखना है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच आपस में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा वो देखना। और तुम स्मार्टली बताओ, कि आपस में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स देखना है। मतलब हम चाहे तो पहले के कारण दूसरी प्लेट पर भी फोर्स देख सकते हैं, या दूसरे के कारण पहले पे भी देख सकते हैं। वो तो एक्शन रिएक्शन बराबर ही होगा ना, Yes, sir. यस सर। तो एक्शन रिएक्शन बराबर ही होगा। तो चलो आसानी के लिए हम ऐसा करते हैं ना, आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि सिंपली है ना, सिंपली पहली प्लेट के कारण दूसरे पर फोर्स देखते हैं, ध्यान से देखना है ना। तो आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि उसकी स्किल होती है, उसकी स्किल होती है कि देखो पहली प्लेट के कारण दूसरे पर फोर्स देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले पहली प्लेट के कारण दूसरे पर गिरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो तुम बताओ कि पहली प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, पहली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पहली प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा। सही बोला, तो कि पहली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो पहली प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा। और कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, Q बाय A ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि पहली के कारण दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, और सॉल्व करेंगे तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इतना आ गया है। तो तुम बताओ कि पहले के कारण दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और तुम बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन रखी हुई है, ये दूसरी वाली प्लेट रखी हुई है। तुम बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन रखी हुई है, दूसरी वाली प्लेट रखी हुई है। बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरी वाली नेगेटिव प्लेट रखी है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पीछे की ओर लगेगा। नेगेटिव प्लेट है ना यार, हेलो। Yes, sir. तो इस पर गिरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है, तो इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स पीछे की ओर लगेगा। और तुम बताओ कि पहले के कारण दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस Q वाली प्लेट रखी हुई है, तो इस पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा। और पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू QE। तो Q तो इसका चार्ज, तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड तो Q, और E क्या होगा, पहले के कारण दूसरे पर गिरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। तो स्मार्टली बताओ इसमें E पहले के कारण दूसरे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे या रिजल्टेंट लेंगे। तो पहले का पहले के कारण दूसरे का, ये चीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बताई थी कि पहले के कारण दूसरे पर फोर्स देखना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सा लेंगे, पहले के कारण दूसरे पर गिरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। बस पहले कारण दूसरी प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा, Q, तो Q तो इस प्लेट का चार्ज Q, और ये होगा पहले के कारण दूसरे पर गिरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व कर लेना है ना, इसको सॉल्व करोगे तो पहले के कारण दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। तो पहले के कारण दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये होगा, और इसकी डायरेक्शन पास बुलाने वाली होगी। तो ये तो कोई अनपढ़ ही बोल सकता है, एक बताओ। पहले के कारण दूसरी प्लेट पर अट्रैक्शन फोर्स इतना लग रहा है तो एज ए रिएक्शन ये दूसरी प्लेट पहले को भी नहीं छोड़ेगी, दूसरे के कारण पहले पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही लगेगा। एक को अगर एक्शन बोले तो दूसरे को रिएक्शन। सही बोला यस बस अब इसको भी फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना है। तो कैपेसिटर का चौथा फॉर्मूला ये हो गया कि दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इतना होता है। तो इसको एक बार बहुत शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस प्लेट को प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू चार्ज दिया, बस अपोजिट साइन का चार्ज दिया है, तो दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। बस
दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा वो देखना है ना। तुमको अच्छे पता है कि इस बार स्फीयर है, पॉइंट चार्ज नहीं है, मतलब के क्यू एन क्यू टू अपन आर स्क्वायर तो नहीं लगा सकते, इस बार क्यू से करेंगे, तो उसकी स्किल होती है ना कि आपस में फोर्स देखना है। चलो ऐसा करते हैं कि पहले के कारण दूसरे पर फोर्स देखते हैं, तो ध्यान रखना ये स्किल होती है ना। ध्यान रखना की स्किल होती है कि पहले के कारण दूसरे पर फोर्स देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले पहले के कारण दूसरे पर गिरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो तुम बताओ कि जो पहली प्लेट है, इस पहली प्लेट के कारण दूसरे पर गिरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन मतलब Q बाय A ओपन 2 एप्सिलॉन। दूसरी वाली प्लेट रखी हुई है जो नेगेटिव है, तो इस पर गिरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर, तो उस पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा। और बताओ पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दूसरे पर फोर्स कितना लगेगा, Q ही। तो Q तो इस प्लेट का चार्ज Q, और E होगा पहले के कारण दूसरे पर गिरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले के कारण दूसरे पर फोर्स Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एज ए रिएक्शन दूसरे के कारण पहले पर भी उतना ही लगेगा। बस ध्यान रखना कि इसको भी आगे गधोटाई से डिराइव करने का टाइम नहीं है ना, इसको भी आगे डिराइव करने का टाइम नहीं है, इसको भी रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चौथा फॉर्मूला ये हो गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच अट्रैक्शन फोर्स कितना लगता है, डायरेक्टली Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि दोनों प्लेट के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण तो दोनों प्लेट चिपक जानी चाहिए, दूर दूर कैसे। तो ध्यान रखना सही है कि अट्रैक्शन फोर्स के कारण दोनों प्लेट चिपकने का ही ट्राई करेंगी, लेकिन इनको दूर दूर रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट लगाना होगा। तो उसके लिए या तो दोनों प्लेटों को हम किसी धागे से जोड़ते हैं, या फिर दोनों प्लेटों के बीच रबर या प्लास्टिक जैसा कोई मीडियम भर देते हैं ताकि ये चिपक ना पाए। सही बोला? Yes, sir. ये देख लिया है ना। चलो अब आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। तो देखो हो अभी गया हमने सर, दोनों, हो गया। आवाज नहीं प्लीज, कि अभी हमने दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स देखा। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इस अट्रैक्शन फोर्स वाले फॉर्मूले से भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव कर सकता है। सुना ना? यस सर। ये तो ध्यान रखना कि कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इस अट्रैक्शन फोर्स वाले फॉर्मूले से भी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो ना। तो देखो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले को हमने एनर्जी डेंसिटी से प्रूव किया था, लेकिन तुम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से भी इसको डिराइव कर सकते हो। हाँ, आवाज आ रही है? Yes, sir. ये ध्यान रखना कि अभी हमने दोनों प्लेट के बीच अट्रैक्शन फोर्स पढ़ लिया Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम चाहें तो इस अट्रैक्शन फोर्स वाले फॉर्मूले से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम, है ना, उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन यूज करते हैं ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया था, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि किसी भी सिस्टम को असेंबल करना हो या निर्माण करना हो, तो निर्माण करने में हमको जितना भी वर्क या जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। याद है ना? हेलो? Yes, sir. तो किसी भी सिस्टम को बनाने में या निर्माण करने में जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो बस हमको, है ना, बस हमको इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाएंगे, मतलब निर्माण करेंगे ना। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि प्लस की और माइनस की वाली प्लेट्स हैं, है ना, उसके लिए ऐसा करते हैं कि प्लस की और माइनस की वाली प्लेट लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि दोनों प्लेट बिल्कुल चिपकी हुई है। अब देखो अब हम क्या करते हैं कि फोर्सफुली इन प्लेट को पकड़ करके डी डिस्टेंस दूर ले आते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? तो वही कि प्लस की और माइनस की वाली प्लेट थी, चलो मान लेते हैं कि शुरू में दोनों प्लेट चिपकी हुई थी। अब हम क्या करते हैं कि इन प्लेट को फोर्सफुली डी डिस्टेंस दूर ले जाते हैं। और तुम बताओ
कि फोर्सफुली डी डिस्टेंस दूर ले गए, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निर्माण कर दिया, और इसको बनाने में हमको जितना ही वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो तुम स्मार्टली बताओ, कंफ्यूज तो नहीं हो ना कि पहले प्लेटें चिपकी हुई थी, अब एट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट इनको डी डिस्टेंस दूर ले आते हैं। दूर ले आने में जितना भी वर्क है, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो तुम स्मार्टली बताओ कि इन प्लेट के बीच एट्रैक्शन फोर्स Fe लग रहा है, तो एट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट इन प्लेटों को दूर दूर ले आने में हमको भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? Fe। सही बोला? Yes, sir. तो एट्रैक्शन फोर्स Fe है, तो एट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट इन प्लेटों को दूर दूर ले आने में हमको भी अपनी ओर से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? Fe के बराबर। फटाफट बताओ कि हमको फोर्स Fe के बराबर मतलब q स्क्वायर बाय 2f0 इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, और हमने डिस्प्लेस कितना किया? d के बराबर। बस तुम बताओ कि एट्रैक्शन के अगेंस्ट इन प्लेट्स को d डिस्टेंस दूर ले आने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ, है ना? बताओ, प्लेट के बीच एट्रैक्शन फोर्स q स्क्वायर बाय 2f0 है, तो धीरे धीरे दूर लेने में हमको भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, इनटू प्लेट्स को डिस्प्लेस कितना करना है? d। बस प्लेट को d डिस्टेंस दूर ले आने में, है ना, प्लेट को d डिस्टेंस दूर ले आने में मतलब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाने में या निर्माण करने में हमको इतना वर्क करना पड़ेगा। और तुम बताओ, इसको असेंबल करने में या निर्माण करने में हमको जितना भी वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? ये q स्क्वायर बाय 2f0 इनटू d इतनी ही होगी। तो बस इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो q स्क्वायर को अलग, 2 को अलग और d को नीचे ले आए तो एप्सिलॉन a बाय d। बताओ, एप्सिलॉन a बाय d को क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटेंस। तो बताओ, कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी q स्क्वायर बाय 2c, इससे भी वही आ गई। तो एनर्जी डेंसिटी वाले गंदे तरीके से किया तब भी आंसर वही, और पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन से किया तब भी आंसर वही आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. No, sir. Sir, छोड़ दो. किसी से भी करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी q स्क्वायर बाय 2c आ गई, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हाफ cv स्क्वायर और दोनों की फॉर्म में q बाय 2। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, है ना? तो एक बार चारों फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ साथ में, है ना? तो एक बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चारों जो फॉर्मूले पढ़े इसको एक बार अलग से बोल करके बता देता हूँ, है ना? आगे याद रहना चाहिए। तो ध्यान रखना, इस बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो, सबसे आवाज नहीं, आवाज, सबसे पहला ये याद रखना है, ठीक है ना? सबसे पहला ये याद रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो प्लेट्स के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? q बाय a एप्सिलॉन नॉट। याद रह गया ना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो प्लेट्स के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? q बाय a एप्सिलॉन नॉट। दूसरा फॉर्मूला याद रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तीसरा याद रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी q स्क्वायर बाय 2c, इसको हाफ cv स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन बेसिकली q स्क्वायर बाय 2c। और चौथा फॉर्मूला याद रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है? बताओ, q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट याद रखना है ना? Thank you, sir. Bye. So time हो गया सर। 2 मिनट ले रहा हूं मैं। Yes, sir. 2 मतलब 20 मिनट. हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, अब ध्यान रखना, है ना? बहुत केयरफुल इसको सुनना। तो ध्यान रखना कि जैसे तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं ना बार बार। हेलो, Yes, sir. ध्यान रखना, आवाज नहीं प्लीज। तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार आवाज म्यूट रखो, लेट हो रहे हैं हम। ध्यान रखना,
कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, वैसे इस कैपेसिटर में भी एक एक्सेप्शन होता है ना, तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, है ना, मैंने बताया था तुमको, तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि कभी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दे, तो मैंने बताया था कि कभी प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो तब भी वही के वही फॉर्मूले चलते हैं, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाता है, जिसको के एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, बताया था ना, यस सर। बताया था कि कभी मीडियम भर दें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाता है, जहां एप्सिलॉन आर को के भी बोलते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, तो याद रखना कि कभी प्लेट्स के बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो बाकी सारे फॉर्मूले में तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आता है, लेकिन ये जो प्लेट्स के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना कि कभी बीच में मीडियम भर दे तो बाकी सारे फॉर्मूले में तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर आता है, लेकिन प्लेट्स के बीच लगने वाले फोर्स में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर नहीं आता है। ये क्यों नहीं आता उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शन के टाइप से याद रखना कि मीडियम भर दे तो बाकी सब में आता है, लेकिन प्लेट के बीच लगने वाले फोर्स में एप्सिलॉन नॉट की जगह ये एप्सिलॉन नॉट नहीं आता है ना। तो एक बार सारे फॉर्मूले को लिख करके देख लेते हैं, है ना, एक बार सारे फॉर्मूले को लिख करके देख लेते हैं ना। तो ये मान लेते हैं कि पहले केस में देखना, तो मान लेते हैं कि पहले केस में कैपेसिटर के प्लेट के बीच बिल्कुल एयर है, वैक्यूम है, दिख रहा है ना कोई तो पहले केस में कैपेसिटर की प्लेट के बीच बिल्कुल एयर है, वैक्यूम है, और उसकी कंपटीशन में मान लेते हैं कि दूसरे केस में कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच हमने रबर, प्लास्टिक या केरोसिन जैसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, दिख रहा है ना तुमको हाँ सर। तो पहले केस में प्लेट के बीच एयर है, वैक्यूम है, और दूसरे केस में कैपेसिटर की प्लेट के बीच रबर, प्लास्टिक जैसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होती है, या इसको इस चैप्टर में रिलेटिव परमिटिविटी की जगह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं, है तुमको अच्छे पता है। मैंने तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बताया था कि कभी भी प्लेट के बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तब भी वही फॉर्मूले चलेंगे, बस एक ही डिफरेंस है कि एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा, जो एप्सिलॉन आर को दूसरे शब्दों में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं, मतलब एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, है ना। और हमको पता है कि बाकी सारे फॉर्मूले में तो आएगा, लेकिन प्लेट के बीच लगने वाले फोर्स में एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। तो चलो एक बार सारे फॉर्मूले देखते हैं। तो चलो पहले प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, फटाफट देखना, है ना। तुमको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, आवाज आ रही है, तो हमको डायरेक्ट याद है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और प्लेट के बीच बिल्कुल एयर है, वैक्यूम हो, तब तो प्लेट्स के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, याद है ना। यस सर। वही कि प्लेट के बीच एयर है, वैक्यूम हो, तब तो प्लेट के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय A एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन बताओ अगर प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो बताओ अब प्लेट के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट वही आएगा, बस मीडियम भर दिया तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, सही बोला। तो बीच में मीडियम भर दें तो अब प्लेट के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय A और एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। चलो दूसरा इसका कैपेसिटेंस, तो हमको पता है कि प्लेट के बीच एयर है, वैक्यूम हो, तब तो इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है, लेकिन अगर प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट A बाय D इतना हो जाएगा, सही बोला। हेलो यस सर। तो मीडियम भर दें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो तुम बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें के को अलग करते हैं और एप्सिलॉन नॉट A बाय D को हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल कैपेसिटेंस C नॉट। तो तुम यस बताओ, सर। आवाज नहीं, तुम बताओ कि अगर कभी भी हम मीडियम भर दें तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो के टाइम्स हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस भी के टाइम्स हो जाएगा, सही बोला।
हेलो, Yes, तो हम बोल सकते हैं कि बीच में एयर है वैक्यूम मतलब तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मीडियम भर दे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। तो जो एप्सिलॉन नॉट है वो के टाइम्स हो जाएगा, तो इसका कैपेसिटेंस भी के टाइम्स हो जाएगा, है ना। चलो अब तीसरा, प्लेट के बीच स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। और चलो मान लेते हैं इस बार कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट रखा है, तो हमको पता है कि चार्ज कांस्टेंट रखें तब तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है। लेकिन अब मान लेते हैं कि प्लेट के बीच मीडियम भर दिया है, तो हमको पता है ना, तो हमको हमको अच्छे पता है कि प्लेट के बीच अगर मीडियम भर दें, पढ़ा था ना कि तो प्लेट के बीच मीडियम भर दें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स तो कैपेसिटेंस भी के टाइम्स हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। बताओ, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c थी, अब कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, मतलब के इंटू सी हो जाएगी। सही बोला? yes sir. यस तो क्या सर। पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, पहले क्यू स्क्वायर बाय 2c थी, अब क्यू स्क्वायर अपन 2 और c की जगह के सी। हाँ चलो, अब लास्ट चीज प्लेट के बीच अट्रैक्शन फोर्स देखते हैं। तो हमको पता है कि दोनों प्लेट के बीच एयर वैक्यूम हो तब तो प्लेट्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्यू स्क्वायर बाय, है ना, एयर वैक्यूम हो तब तो प्लेट्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन होता है। भूल तो नहीं गए No sir. नो सर। कि प्लेट्स के बीच एयर वैक्यूम हो तब तो प्लेट्स के बीच आपस में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अब प्लेट के बीच मीडियम भर दिया है, तो मैंने चमका कर बताया था, एक्सेप्ट सर। आवाज नहीं, है ना। तो मैंने अभी चमका कर बताया था कि क्या हो रहा है, चमका कर बताया था कि प्लेट के बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक, है ना, प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दे तो बाकी सारे फॉर्मूले में तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन प्लेट्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स में एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट नहीं आता है। याद रहेगा ना थोड़ी देर के लिए, बीच में अगर मीडियम भर दें तो बाकी फॉर्मूले में तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन प्लेट्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स में एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट नहीं आता है। मतलब बीच में मीडियम भर दें तब भी प्लेट्स के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला तो क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उतना ही होगा, है ना। तो ध्यान रखना कि मीडियम भर दें तो हर फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन प्लेट के बीच अट्रैक्शन फोर्स में एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट नहीं आता है। ये क्यों नहीं आता उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी तक के लिए ध्यान रखना, ठीक है ना। हेलो, Yes. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जितने पैरामीटर थे वो निकाल लिए। अब कल की क्लास में हम ये जो डाइलेक्ट्रिक भरा है उसको थोड़ा सा गहराई में देखेंगे, और जो राज छुपा के रखे थे उसको अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में कैपेसिटर का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे, लेकिन वेडनेसडे को मैं हीट ट्रांसफर और करंट का बचाव डिस्कशन करूंगा, तो तब तक उसके क्वेश्चंस कर लेना, ठीक सर है। हाँ, सर सर हाँ, एक डाउट था क्या सर। हीट ट्रांसफर से है कि मतलब ये सर 2016 में ना पेपर 2 में एक क्वेश्चन था, वो गलत बना हुआ है सर। मतलब हीट ट्रांसफर और थर्मल एक्सपेंशन को मिला के बना हुआ है, लेकिन मतलब सर किसमें उसकी सॉल्यूशन गलत आ रहा है। किसमें 2016 का एडवांस का हाँ पेपर मुझे पेपर याद है। तो वो क्वेश्चन ऐसा है जो हीट ट्रांसफर में हम कराते हैं, इसीलिए मैंने 2-3 पेज छोड़ कर रखे हैं, तो वो वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्लास में। लेकिन सर उसका हर जगह मतलब उसको सही माना गया और उसका बोनस नंबर भी नहीं थे। नहीं, कुछ भी गलती नहीं है उसमें, कुछ भी गलती नहीं है। और 2016 में हमारे बच्चों को उस टाइप का क्वेश्चन करवा रखा था, तुमको भी कराएंगे हम शीट डिस्कशन की ड्यूरिंग, है ना। तो उसमें जस्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ, है ना, उसमें जस्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो उसमें हमको दे रखा था कि यूनिफॉर्म रॉड थी, है ना, सुनना। तो उसमें था कि यूनिफॉर्म रॉड थी और इसको दो जंक्शन के बीच लंबे टाइम तक लगा रखा था, मतलब स्टेडी स्टेट आ गया था। हाँ तो जी। मैंने तुमको बताया था, है ना, मैंने तुमको बताया था कि स्टेडी स्टेट में कोई यूनिफॉर्म रॉड हो तो उसका टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ लीनियरली चेंज करेगा। नहीं याद सर, है ना? ये वाला नहीं था सर, वो ये नहीं है सर। पेपर 2 में था वो क्वेश्चन, और उसमें ये था कि दो मेटल रोड्स है, उनके दो एंड्स को सोल्डर कर दिया गया है। तो यार वही क्वेश्चन है, वही बता रहा हूँ। तो उसमें स्टेडी स्टेट आ गया था, तो बीच में टेम्परेचर लीनियरली चेंज करेगा, तो टेम्परेचर लीनियरली चेंज करेगा, इसमें हम इंटीग्रेशन से तो कर ही सकते हैं, लेकिन एवरेज का भी यूज कर सकते हैं। हाँ सर, एवरेज तुमको करके पता लास्ट होगा, में ना
दोनों सर, से वो कर जो- सकते हैं, हम क्लास सर- में बच्चों को दोनों टाइप से बताते हैं। तो सर, यही कह इंटीग्रेशन रहा से था तो बस। कर ही सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिफॉर्म रॉड है, स्टेडी स्टेट है, तो टेम्परेचर लीनियरली चेंज करता है। लीनियरली हाँ। चेंज करता है मतलब इसमें एवरेज का यूज कर सकते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा कि किसी भी रॉड का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उस रॉड में टोटल एक्सपेंशन कितना होता है, L L inch। नॉट सर, अल्फा डेल्टा टी। सर यही गलती थी यहाँ पे ना, जो डेल्टा टी था वो लास्ट में सबने हर जगह, मतलब रेजोनेंस जगह एक हर मिनट जगह रुक ने जाओ, थोड़ा सुनो। है तो थर्मल एक्सपेंशन का बेसिक फॉर्मूला कितना होता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, लेकिन इस बार टेम्परेचर लीनियरली चेंज कर रहा है तो इसमें एवरेज डेल्टा टी लिख सकते हैं। नहीं सर, सर हेलो हाँ सर, लेकिन प्रॉब्लम यही थी इसमें, जो अल्फा था ना वो 1.2 इंटू 10 की पावर -15 पर केल्विन था। तो और जो टेम्परेचर था लास्ट में हर जगह वो डिग्री सेल्सियस में रख दिया गया है। 65 जो आंसर आ रहा था डेल्टा टी की वैल्यू, उसको कहीं भी केल्विन में चेंज नहीं करा गया है। यार, ये तो क्वेश्चन में जिंदगी में पहली बार सामना कर रहा हूँ। ये मैंने हाँ सर, आप तुमको देखो, एक बार आप देखो वहां पे। एक मिनट, ये चीज मैंने कंडक्शन में चमका कर बताई थी, मैं ना कंडक्शन मैंने चमका कर बताया था कि कंडक्शन हो या कन्वेक्शन हो, उसमें हर बार टेम्परेचर डिफरेंस की टर्म होती है, और टेम्परेचर डिफरेंस तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना ही होता है और केल्विन में भी उतना ही होता है। इसलिए कंडक्शन और कन्वेक्शन में केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चक्कर नहीं है, मतलब कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। है ना, याद रखना कि केल्विन की जरूरत तब पड़ती है जब रेडिएशन होता है। रेडिएशन में T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4, उसमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। कंडक्शन में तो डिग्री सेंटीग्रेड से भी काम चला सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वो डिग्री सर, सेंटीग्रेड में भी उतना ही रहेगा और केल्विन में भी उतना ही रहेगा। सर वही डाउट आ रहा था क्योंकि यहाँ पे अल्फा पर केल्विन के उसमें था ना, तो लास्ट में यूनिट प्रॉब्लम आ रहा था। नहीं नहीं, कंडक्शन कन्वेक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस की टर्म आती है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतनी होती है और केल्विन में भी उतनी होती है। तो डेल्टा टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसमें जो टी फाइनल है वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में, टी इनिशियल भी डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिफरेंट भी डिग्री सेंटीग्रेड में लिख सकते हैं। ये बताया था ना कंडक्शन में। हाँ सर। देखना अपने क्वेश्चन देखना जब कंडक्शन में लेकिन क्वेश्चन कराए थे तो कुछ क्वेश्चन में मैंने जो कंडक्टिविटी थी उसको पर केल्विन में लिया था और कोई क्वेश्चन में पर डिग्री सेंटीग्रेड में लिया था। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में केल्विन में लो या डिग्री सेंटीग्रेड में लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं सर, टेम्परेचर डिफरेंस की टर्म होती है। सर एक चीज है बस, लास्ट एक चीज सर, उस क्वेश्चन में ना टेम्परेचर को सेल्सियस में लिखा गया है और अल्फा को पर केल्विन में लिखा गया है, ऐसा है। हाँ तो उसमें यूनिट्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल नहीं यार, कंडक्शन में जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा बेसिकली क्या होता है, अल्फा बेसिकली क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की टर्म आती है और डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना ही होता है और केल्विन में भी उतना ही होता है। यस सर। ठीक है ना, हाँ जी सर, यस यही डाउट था। लाइफ में कभी कंफ्यूज मत होना, याद रखना कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन हो, कोई चक्कर नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यस सर, केल्विन में कब कन्वर्ट करना होता है, जब सर वो रेडिएशन हो, रेडिएशन वाला क्यों आए। रेडिएशन में, क्योंकि रेडिएशन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल की जगह टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 होता है, उसमें केल्विन यस में सर। कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सर ऐसा सिमिलर भी हम न्यूटन्स लॉ में भी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी तो हमने हाँ, कुछ ऐसे न्यूटन assumption कूलिंग लॉ में भी सही है, न्यूटन कूलिंग लॉ में भी टेम्परेचर डिफरेंस की टर्म होती है, इसलिए डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन किसी में भी रख सकते हैं। ठीक यस है ना, यस सर, मैंने यस बताया था, गलती मत सर। करना। यस हाँ, सर। सर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में सर जो टेम्परेचर डिफरेंस हम लेते हैं कितनी रेंज में ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन फॉर्म लगाने के लिए? ऐसा कोई है ना ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल किताबी शब्दों में बोलूं तो दोनों के केल्विन टेम्परेचर में 10% या उससे कम डिफरेंस होना चाहिए। सुना ना, ये सर 10% पे भी लगा बोला, सकते हैं ना? एक मिनट तो ध्यान रखना कि न्यूटन कूलिंग लॉ मैंने बिल्कुल चमका कर लिखा था कि न्यूटन कूलिंग लॉ तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट की केल्विन टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत स्मॉल हो मतलब 10% है, उससे कम हो तो उसको स्मॉल बोल देते हैं। तो दोनों के सेंटीग्रेड नहीं केल्विन टेम्परेचर के बीच परसेंटेज डिफरेंट 10% है, उससे कम होना चाहिए,
लगा सकते हैं। सर तुम एक बताओ, एक मिनट, तुम बताओ कि जैसे बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री है बताओ न्यूटन कूलिंग लॉ लगा सकते हैं या नहीं? नो सर। लगा सकते हैं यार, लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। बताओ दोनों के डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच तो 100% का डिफरेंस है, दिख रहा है ना? यस सर। एक 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री है तो इनके डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तो 100% का डिफरेंस है, लेकिन केल्विन टेम्परेचर में देखें तो डिफरेंस बहुत स्मॉल होगा। बताओ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में क्या लिख सकते हैं? 303 केल्विन। और 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको 333 केल्विन। सही बोला? यस सर। तो केल्विन टेम्परेचर में जो तुम परसेंटेज डिफरेंस निकालोगे वो कितना आएगा? डिफरेंस 30 अपन इनिशियल वैल्यू 303 into 100, तो ये 10% के अंदर ही आएगा, इससे लगा सकते हैं। ठीक है? यस सर। सर एक बार ना ये वाला तो देखो क्वेश्चन जो एक मैंने मिनट सुनना, एक मिनट रुकना। ये मैंने बता दिया ना कि न्यूटन कूलिंग लॉ के लिए दोनों की केल्विन टेम्परेचर की भी डिफरेंस कम होना चाहिए, मतलब 10% से कम होना चाहिए। ये तो थ्योरेटिकल चीज, लेकिन मैंने तुमको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताई थी। तो ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल चीज ये है कि जितने भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर की चीजें होती हैं, सुना ना, जितनी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर की चीजें होती है, मतलब 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, इस तरह से ऑर्डिनरी टेम्परेचर की जो चीजें होती हैं, जैसे गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म कॉफी, और जैसे इंसान की बॉडी इस टाइप से ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बॉडी होती है, तो उसमें एनवायरनमेंट में जो हीट लॉस होता है वो न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ तब लगाते हैं जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, मतलब 500 केल्विन 1000 केल्विन, तब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाते हैं। ठीक है? यस सर। तो क्लास में बताया सर था, मेस बंद हो जाएगा और सर। बच्चों को रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में मैंने भेजा था, उसमें भी ये चीज मैंने बोल रखी थी, तो आगे कंफ्यूज मत होना। ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, तो स्लाइड में कुछ सर 10 मिनट क्लास बाद एंड कर दीजिए भेजूंगा, सर। 10 मिनट बाद भेजूंगा, थोड़ा सा थ्योरीज में लिख दूंगा। ठीक है? बाय सर।